हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करने वाले हैं। फिर से आपका एक बार स्वागत है आज इस चैनल पर। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैंने चलाई है, जो कि आज 5वीं है। 4 मैं करा चुका हूँ, तो आप देखिएगा इनको। ये 5वीं श्रृंखला है और मैं डेली एक श्रृंखला 8 से 10 प्रश्न रोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। और ये मेरे खुद के बनाए हुए प्रश्न हैं, तो इसको ज़रूर देखिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वायुमंडल गर्म होता है, यानी कि वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो सीधे सूर्यताप से, संचालन से, विकिरण से, दबाव से, संवहन से या बाष्पीकरण से। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो वायुमंडल उससे भी गर्म होता है, क्योंकि कुछ किरणें जो हैं रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और कुछ किरणों का ऑब्जर्व यानी अवशोषण भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सीधे सूर्यताप से भी गर्म होता है। फिर पूछा गया है संचालन से यानी कंडक्शन से। तो संचालन से भी होता है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं उनसे भी जब वो अवशोषण कर लेते हैं तो उससे भी वायुमंडल गर्म होता है। फिर अगला ऑप्शन है विकिरण से। हमें पता है जब सूर्य का ताप आता है तब पृथ्वी रात के समय में जब पार्थिव विकिरण करती है तो उससे भी वायुमंडल गर्म होता है। और अगला ऑप्शन है दबाव यानी प्रेशर से। जब वायुमंडल की जो निचली परत होती है, निचली वाली परत, उससे भी वायुमंडल गर्म होता है जब दबाव पड़ता है। तो संवहन से यानी कन्वेक्शनल से। तो संवहन से भी होता है। जब ये गर्म स्थान है, जब गर्म स्थान से हवा ठंडे स्थान पर जाएगी तो उससे भी वायुमंडल गर्म होता है। फिर अगला ऑप्शन है बाष्पीकरण से यानी इवापोरेशन से। तो बाष्पीकरण से भी वायुमंडल गर्म होता है। इसलिए ए बी सी डी ई एफ यानी कि सभी ठीक हैं। ए बी सी डी ई, ए बी ये वाला यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए बी सी डी ई एफ यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है, यानी उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे पीठ करके यानी कि अपनी पीठ इधर करके खड़ा है, तो उच्च दाब उसके दाईं ओर यानी कि इसके दाईं ओर यहाँ, व निम्न दाब उसके बाईं ओर यानी निम्न दाब इसके बाईं ओर है। तो ये कथन किसका होगा? यानी ये जो बात कही गई है, यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उसके दाएं हाथ पर हाई प्रेशर तथा बाएं हाथ पर निम्न प्रेशर होगा। ये कथन किसने कहा है? तो फ्रेंड्स, ये कथन जो है वाइज वेलेड नियम का है। यानी कि वाइज वेलेड नाम से एक विद्वान थे, उन्होंने इस बारे में बताया था। फेरल का नियम फ्रेंड्स, जो यहाँ हेडली सेल होता है, हेडली सेल, और इसके ऊपर जाने पर ये फेरल सेल होता है, उधर ऊपर जाने पर पोलर सेल होता है। तो ये सेल अलग होते हैं। कोरियोलिस बल ये फ्रेंड्स इक्वेटर पर होता है, यानी कि यहाँ बिल्कुल जीरो होता है कोरियोलिस बल। जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं तो कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जाता है। तो डी कोरियोलिस बल नहीं होगा, फेरल नियम भी नहीं होगा, इसका होगा वाइज वेलेड नियम। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछा है, शीत कटिबंध में कथन है, शीत कटिबंध में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, यानी कि शीत कटिबंध में स्थित महाद्वीप यानी कोई 7 महाद्वीप हैं, उसमें से कोई सा भी महाद्वीप ले लीजिएगा, उसमें भागों में वर्ष भर वर्षा पछुआ हवाओं के द्वारा होती है। ये क्वेश्चन अभी 2022 में सेकंड शिफ्ट में, जिसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें पूछा गया था कि जो पछुआ हवाएं हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में, यानी ये दो गोलार्ध हैं, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है यानी साउथ है। तो इसमें इस पवनों को किस नाम से जाना जाता है? तो एक ऑप्शन में था प्रचंड पचासा और एक ऑप्शन निकालना था रॉक्सवी वेव। तो ये दोनों आंसर इसके सही हुए थे। तो ये इसको अगर पूछा जाए जो
पछुआ हवाएं हैं उसको दक्षिणी गोलार्ध में किस किस नाम से जाना जाता है? तो एक 40 होती है, एक 50 होती है, एक चीकता 60 होती है। वहीं अगर उसको किस टोटल अगर देखा जाए तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है रॉक्सबी वेव के नाम से। तो ये बात ठीक है कि वहाँ हवा जो है वर्ष भर चलती है। वहीं अगर दूसरा कथन देखें कि पछुआ पवनें पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी कनाडा, दक्षिणी पश्चिमी चिली में वर्ष भर वर्षा करती हैं, तो बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जितने भी पश्चिमी यूरोप है तो महाद्वीप के पश्चिम में है, पश्चिमी कनाडा यानी ये महाद्वीप के पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिमी चिली ये भी महाद्वीप के पश्चिम में है, और पश्चिम में होने के कारण यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। तो एक भी सही है, दो भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन से पूछा गया है हरमट्टन प्रकार की पवनों की, यानी कि जो हरमट्टन प्रकार की पवनें हैं उनको लीबिया में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो हरमट्टन है, डॉक्टर पवन भी कहते हैं इसको, तो लीबिया में यानी लीबिया यानी कि मिस्र, उसमें किस नाम से जाना जाता है? यानी कि लीबिया में इसको गिबली कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में कि ब्रिकफिल्डर कहाँ बोली जाती है, लेविचे कहाँ बोली जाती है, बोरा कहाँ बोली जाती है? तो मैं बता देता हूँ, ब्रिकफिल्डर यूएसए में बोली जाती है, गिबली ये लीबिया में बोली जाती है, लीबिया, और लेविचे स्पेन में बोली जाती है, बोरा एड्रियाटिक तट पर। तो एड्रियाटिक तट बोल सकते हैं हम, इटली वाला पार्ट इटली कह सकते हैं, तो इटली भी आ जाएगा तब भी, एड्रियाटिक तट आ जाएगा तब भी। तो ब्रिकफिल्डर यूएसए में, गिबली लीबिया में, लेविचे स्पेन में, और बोरा एड्रियाटिक तट या इटली वाला क्षेत्र। तो आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर बादलों को 1932 में कितने प्रकार के बताए गए हैं? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बादलों को अगर हम 1932 के अकॉर्डिंग देखें तो वो कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 10, यानी कि 10 प्रकार के बताए गए हैं। जब मैं अपनी स्टार्टिंग करूँगा इसमें वीडियो में सबकी जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो सब उसमें बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बादलों के बारे में किसने बताया और कितने बादल होते हैं, किससे वर्षा होती है, कहाँ वर्षा नहीं होती है, किस किस प्रकार के बादल किस किस लेयर में पाए जाते हैं, तो मैं उसमें विस्तृत चर्चा करूंगा। यहाँ मैं बता दूँ कि जो 1882 में एक ल्यूवेक हावर्ड नाम के वैज्ञानिक हुए यानी ज्योग्राफर हुए, उन्होंने बादलों के बारे में सर्वप्रथम बताया था। पूछा भी जा सकता है कि जो बादल हैं उसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो वो थे ल्यूवेक हावर्ड 1882 में। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जा रहा है वृष्टि के लिए क्या आवश्यक है? वृष्टि यानी कि वर्षा के लिए आवश्यक है, यानी क्या क्या आवश्यक है? तो वर्षा के लिए बाष्पीकरण का होना, यानी कि जब तक बाष्पीकरण नहीं होगा फ्रेंड्स, जब तक इसमें बाष्पीकरण नहीं होगा वर्षा नहीं हो सकती, तो ये भी ज़रूरी है। वायु को चलना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु का चलना, और तभी वर्षा होगी, ये भी ठीक है। फिर पूछा गया है सापेक्ष आर्द्रता का बढ़ना, यानी कोई वायु है, पवन है, और जब तक उसमें आर्द्रता नहीं होगी तब तक वर्षा नहीं होगी, इसलिए आर्द्रता का बढ़ना, ये भी सही है। फिर होता है संघनन का होना, यानी कंडेंसेशन होना, और जब तक संघनन नहीं होगा, संतृप्त नहीं होगी, तब तक वर्षा नहीं होगी, इसलिए बाष्पीकरण का होना भी ज़रूरी है, वायु का चलना भी ज़रूरी है, और सापेक्ष आर्द्रता का बढ़ना भी ज़रूरी है, और संघनन का होना भी ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी सही हैं। फिर पूछा जा रहा है 7वां क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में सत्य है, यानी कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके बारे में क्या सत्य है? तो फ्रेंड्स देखते हैं, ये उत्तर व दक्षिण गोलार्धों में, यानी कि ये उत्तर नॉर्थ, ये साउथ, उत्तर व दक्षिण गोलार्धों में 5 से 30 अक्षांशों में, तो फ्रेंड्स 5 से 30 भी होता है, कहीं कहीं 8 डिग्री से 32 डिग्री भी
होता है। तो यानी कि 5 से 30 भी हो सकता है तब भी ठीक हो जाएगा, और 8 से अगर 32 होगा या 30 होगा तब भी सही होगा। मेनली ये जहाँ हर जगह यही देखने को मिलता है, लेकिन ये भी सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 में इसलिए कम होते हैं क्योंकि यहाँ 5 तक जो कोरियोलिस बल होता है, डी कोरियोलिस फोर्स होता है, वो नगण्य होता है, यानी कि 0 होता है, इसलिए बनने की संभावना कम रहती है। तो ले सकते हैं 5 से ऊपर, यानी 5 से 30 अक्षांशों में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। फिर पूछा गया है इनका आकार वृत्त यानी वृत्त या दीर्घवृत्त, ये वृत्त में या बहुत बड़े दीर्घवृत्त में होता है, तो ये भी सही है। यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में सत्य है, यानी कि ये दोनों गोलार्धों में 5 से 30 अक्षांशों में पाए जाते हैं और इनका आकार वृत्त या दीर्घवृत्त होता है। ये दोनों सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। फिर पूछा गया है प्रश्न नंबर 8, पूछा है कोपेन ने पहली बार कब विश्व जलवायु वर्गीकरण किया था, यानी पहली बार जो विश्व जलवायु का वर्गीकरण किया था सबसे पहली बार। तो फ्रेंड्स हम सबको पता है कि पहली बार जो किया था इन्होंने 1918 में किया था, और दूसरी बार 1936 में किया था, और तीसरी बार 1954 में किया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पहली बार यानी कि 1918, क्योंकि देखो पहले 18 में हुआ था, फिर 18 और जोड़ दो, फिर 18 यानी कि 18 36, फिर 1936 में हुआ था, फिर 18 और जोड़ दीजिए, फिर हो जाएगा 1954, यानी कि इन्होंने 18 वर्ष के अंतराल पर 3 बार विश्व जलवायु का वर्गीकरण किया था। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं 1918 प्लस 18 प्लस 18 यानी कि 1918, 1936, 1954, तो ये हो जाएगा आंसर इसका 1918। फिर पूछा गया है अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, पूछा गया है एच प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, यानी जो एच प्रकार की जो इन्होंने कोपेन ने अपने वर्ड यूज किए थे उसके अनुसार जो एच है वो उस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो निम्न पर्वतीय क्षेत्र में AMW कह सकते हैं, मानसूनी जलवायु देखने को मिल जाती है। वहीं टुंड्रा में देखें तो E और T जलवायु देखने को मिलती है। अगर हम उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में देखें ऊंचे हाई लेवल पर, तो वहाँ पर एच प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसलिए आंसर होगा उच्च पर्वतीय जलवायु या हिमालयन पर्वतीय जलवायु। तो इसका आंसर होगा सी। तो ये रहे फ्रेंड्स कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये अच्छे लगें तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं कल फिर कोशिश करूँगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस बनाने की लगता है कि हाँ ऐसे प्रश्न आने की संभावना है या इससे आपकी हेल्प होगी, तो आप फ्रेंड्स इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।